Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So, in the last class, what did we discuss? We discussed about land और land as a resource. अब land में क्या क्या काम आते हैं, हम लोग लैंड में क्या क्या करते हैं. हमने देखा कि हम पार्टीज वगैरह करते हैं लैंड में, राइट. ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है, फिर बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं, फैक्ट्रीज बनते हैं, ये सब क्या होता है, सारा कुछ लैंड में होता है. सो लैंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज. ठीक है. अब हमने ये भी बात किया था कि हम ओवर यूटिलाइज कर दे रहे हैं एक चीज को, है ना. हमें अगर लैंड फ्री में मिला है तो हमने इनसे इतना ज्यादा यूज कर दिया है, तो इससे क्या हुआ है, लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है. अब लैंड का जो क्वालिटी होता है वो डिग्रेड हो जा रहा है. डिग्रेड मतलब कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना. ठीक है. तो हमने इतना ज्यादा लैंड को यूज कर लिया है कि वो अभी डिग्रेड हो जा रहा है. मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी. जैसे हम नींबू निचोड़ते हैं, ठीक है, नींबू पानी बनाने के लिए नींबू निचोड़ते हैं, लेकिन अगर हम नींबू को निचोड़ेंगे तो उसका रस निकलेगा. लेकिन अगर हम लोग बहुत ज्यादा उसको चीपते रहेंगे, निचोड़ते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो तीता हो जाएगा, राइट. तो सेम होता है लैंड में. अगर लैंड या फिर किसी भी चीज में, रिसोर्स में, अगर आप एक चीज को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, बहुत ज्यादा, एसी अगर आप कंटिन्यूसली यूटिलाइज करते रहेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, कंप्रेसर जल जाएगा, वायर जलने लगेंगे. तो कोई भी चीज को लिमिट में यूज करना चाहिए. तो लैंड में भी वैसे ही है कि अगर हम लोग इसको लिमिट में यूज करेंगे या फिर उसको देख के यूज करेंगे कि कहाँ क्या इंपॉर्टेंट चीज है और उसका कंजर्वेशन करेंगे तो वो खराब नहीं होने वाला है. लेकिन अगर हम लोग बिना सोचे समझे अनलिमिटेड यूज करेंगे उसका, तो क्या हो जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा. नाउ टेम्पररी और परमानेंट डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड. लैंड का जो प्रोडक्टिविटी होता है, लैंड का प्रोडक्टिविटी अब क्या होता है, उसमें प्लांट्स होते हैं, घर बनाते हैं, घर जो खड़े रहता है वो लैंड में खड़े रहता है, फैक्ट्रीज वगैरह. तो इसका जो प्रोडक्टिविटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है, वो डिग्रेड होने लगता है धीरे धीरे. नाउ व्हाट आर द कॉजेज. अब क्या कॉज के वजह से हो रहा है ये लैंड डिग्रेडेशन, इसका जो प्रोडक्टिविटी है वो किस रीजन के वजह से कम हो रहा है, आइए देखते हैं. डिफॉरेस्टेशन. अभी आप लोग क्लास 10 में है और मुझे लगता है कि डिफॉरेस्टेशन आप लोग सबको पता है कि क्या होता है. कंटिन्यूस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट या फिर ट्रीज लेड्स टू डिफॉरेस्टेशन. अगर हम लोग ट्रीज को काटते रहे विदाउट जब हम लोग नहीं कर रहे हैं उस हिसाब से, उस क्वांटिटी में जिस हिसाब से हम लोग डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ को काट रहे हैं उस क्वांटिटी में अगर हम लोग पेड़ को नहीं लगा रहे हैं, तो द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन. नाउ डिफॉरेस्टेशन अगर क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हमें पता है कि फॉरेस्ट और जो ट्री होता है, ट्री का जो रूट्स होता है वो क्या होता है, सॉइल को पकड़े रहता है, इट होल्ड्स द सॉइल, राइट. नाउ इफ वी कीप ऑन कटिंग द ट्रीज तो क्या हो जाएगा, वो जो रूट्स हो जाएगा, और हम जब ट्री को निकालते हैं वो जड़ से निकालते हैं, तो अब क्या हो जाएगा कि जहां से वो निकल रहा है जड़, तो वो सॉइल क्या हो जाएगा, वो लूज हो जाएगा, right. So deforestation causes land degradation. Now excessive use of fertilizers and pesticides. अब हमने ये तो आजकल इतना ज्यादा हो रहा है कि इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज हो रहा है कि अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपको उसमें स्मेल आएगी, राइट. और अगर आप उसे गर्म पानी में डुबो के रखेंगे तो लिटरली उससे ग्रीन कलर्स निकलते हैं. तो overutilization of fertilizers and pesticides not only destroys the green vegetables or any vegetable, it also destroys the land. जो land है उसमें भी उसके छींटे पड़ रहे हैं, तो क्या होता है, वो भी डिग्रेड हो जाता है, उसका जो प्रोडक्टिविटी एंड उसका जो क्वालिटी होता है वो भी डिग्रेड हो जाता है. अब उसके बाद अगर आप उसी लैंड पे फिर से अगर आप कर रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं उगाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसका क्वालिटी खराब हो जाएगा, राइट. तो इससे क्या हो जाता है, लैंड डिग्रेड हो जाता है. नाउ थर्ड इज ओवर ग्रेजिंग. अब ओवर ग्रेजिंग क्या होता है कि ग्रेजिंग हमें पता है कौन करने जाता है, काउज, बफेलोज, ये लोग करने जाते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स, राइट.
तो अब अगर बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा, तो ग्रासेस को निकलने का टाइम चाहिए, राइट। तो जब बहुत ज़्यादा जब ग्रेजिंग हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, लैंड डिग्रेड हो जाता है। बिकॉज एक काऊ अगर एक ग्रास पे फीड कर रहा है कंटिन्यूसली, तो वो सॉइल, उस जगह का सॉइल क्या हो जाता है, वो लूज हो जाता है, इट इज नो मोर टाइटली पैक्ड, राइट। तो अब लूज हो जाता है तो हाउ विल इट होल्ड द ग्रास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उससे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। नाउ फोर्थ इज डेजर्टिफिकेशन। अब डेजर्टिफिकेशन क्या होता है कि डेजर्टिफिकेशन, अगर अब एक जगह पे कुछ पेड़ पौधे लगाए या फिर कुछ होता है, वेदर कंडीशंस के वजह से, बहुत ज्यादा विंड वगैरह चलने की वजह से क्या होता है कि जो आपने लगाया है पेड़ या पौधे कुछ भी, तो वो उसे लेकर उड़ जाते हैं, और जो ऊपर वाला सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, विच इज द प्योरेस्ट एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, जो फर्टाइल पार्ट होता है, वो भी क्या हो जाता है, लेकर उड़ जाते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाता है, वो एकदम प्लेन हो जाता है, मतलब उसमें और फर्टिलिटी नहीं रहता है। सो दिस इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। सो वो लैंड क्या हो जाएगा, एज डेजर्ट दिखने लगेगा। सो दिस कॉजेस लैंड डिग्रेडेशन। नाउ द फिफ्थ इज माइनिंग। अब माइनिंग, ऑब्वियसली माइनिंग से तो होगा, माइनिंग से क्या होता है, बहुत ज्यादा मिट्टी खोदते हैं हम लोग एक लैंड को, अगर वो फर्टाइल होता है तो उसका टॉप मोस्ट लेयर जो होता है उसको निकाल देता है। नॉट ओनली द टॉप मोस्ट लेयर, उसके नीचे 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 का भी पूरा हम लोग निकाल लेते हैं मिट्टी, राइट। तो उससे क्या हो रहा है, मोर एंड मोर लैंड्स आर गेटिंग डिग्रेडेड, ठीक है। तो ये सब रीजन की वजह से क्या हो जाता है, लैंड डिग्रेड हो जाता है। एंड व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? लैंड डिग्रेडेशन होता है उसका जो प्रोडक्टिविटी है, उसका जो फर्टिलिटी है, दैट इज रिड्यूसिंग, ठीक है। रिड्यूस होने को क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड। अब लैंड कंजर्वेशन। अब क्योंकि हमने लैंड डिग्रेड करना पढ़ लिया, तो अब लैंड को सेव भी तो करने का जरूरत है ना, राइट। तो अब सेव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं लैंड कंजर्वेशन। कंजर्व करना मतलब बचाना। अब एक बार अगर खराब हो गया तो उसको अच्छा तो करना होगा ना, तो लैंड कंजर्वेशन पढ़ते हैं। एफॉरेस्टेशन। सो एफॉरेस्टेशन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, ट्रीज को काटना, कीप ऑन कटिंग द ट्रीज, उसको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। एंड एफॉरेस्टेशन इज प्लांटिंग ट्रीज, प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है, इसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। अब जैसे डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन जैसे ही होता है तो रूट्स के साथ प्लांट निकलते हैं, तो सॉइल क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। अब इन द सेम वे अगर हम लोग एफॉरेस्टेशन करेंगे, मतलब प्लांट्स लगाएंगे, तो क्या होगा, प्लांट्स को पुट करेंगे एंड सॉइल को उसके साथ रखेंगे, तो क्या हो जा रहा है, जहां वो लूज हो जा रहा है वहीं ये एक साथ आ रहा है, तो द सॉइल इज गेटिंग टाइटर एंड फर्टिलिटी उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। So afforestation is the way we can conserve the land. Second is proper management of grazing and wastelands. अब वेस्ट लैंड जो ओवर ग्रेजिंग है उसको प्रॉपरली हम लोग अगर मैनेज करेंगे, मतलब हमेशा कंटिन्यूसली ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है, लैंड डिग्रेड होता है। अब अगर उसी को प्रॉपरली मैनेज करके करेंगे, कोई भी एक चीज, जैसे एसी का मैंने बोला कि बहुत ज्यादा अगर आप करेंगे तो कंप्रेसर जल जाएगा, लेकिन अगर उसको प्रॉपरली मैनेज करके हम लोग एसी चलाएंगे तो क्या हो जाएगा कि वो अच्छे से चलेगा। सेम वे ओवर ग्रेजिंग करने से लैंड डिग्रेड होता है, लेकिन प्रॉपरली मैनेज करके ग्रेज करने से क्या होगा, लैंड कंजर्वेशन हो जाएगा, फिर लैंड को टाइम मिल जाएगा हील होने के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या होता है लैंड डिग्रेड करने का, अगर एक चीज है उसको आप कंटिन्यूसली किए जा रहे हो तो उसको क्या होता है, टाइम नहीं मिलता है हील होने में, अपने आप हील होने में। अगर आप ही साइकिल चला रहे हैं तो आप गिर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, आपके घुटने में चोट लग रही है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली गिर रहे, थोड़ा सा हील हो रहा है, आपका जो वुंड है, आपका जो घाव है थोड़ा सा ठीक हो रहा है, फिर आप गिर जा रहे हैं, फिर सेम जगह पे चोट लग रही है, तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली वो चीज होते रह रहा है, तो आपका घाव क्या है, वो भर नहीं रहा है। लेकिन अगर आप थोड़े दिन के लिए रेस्ट लेते हैं, वो घाव आपका ठीक हो जाता है, तो वो हील हो गया,
ठीक है। तो सेम वे लैंड को भी हील होने के लिए जगह चाहिए, मतलब टाइम चाहिए। तो अगर हम लोग ओवर ग्रेजिंग नहीं करके प्रॉपरली मैनेज करके करते हैं तो क्या होता है, लैंड को हील होने में टाइम मिल जाता है, उससे क्या होता है, लैंड कंजर्व होता है। नाउ कंट्रोल ऑन अनरेस्ट्रिक्टेड माइनिंग। अब रेस्ट्रिक्शन होता है, माइनिंग जो है डीप माइनिंग के लिए रेस्ट्रिक्शंस रहता है, बहुत हर कोई वो कर नहीं सकता है, उसके लिए सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। तो अगर आप अनरेस्ट्रिक्टेड माइनिंग्स रेस्ट्रिक्शन करते, मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड माइनिंग को प्रॉपरली मैनेज करते हैं, उसको स्ट्रिक्टली बैन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लैंड कंजर्व होगा। नाउ प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। अब इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा गैसेस निकलते हैं, हजार्डस प्रोडक्ट्स एंड वाटर्स वेस्ट निकलते हैं, उससे क्या होता है, लैंड डिग्रेड होता है, लैंड खराब होता है। तो अगर उसमें भी हम लोग बैन करते हैं या फिर बैन नहीं करके भी अगर हम लोग चेक करते हैं कि कौन से जगह पे वेस्ट प्रोडक्ट्स जाने चाहिए, हजार्डस प्रोडक्ट्स कहाँ पे जाने चाहिए, और अगर नॉन हजार्डस है तो वो कहाँ जाने चाहिए, तो ये सब अगर प्रॉपरली हम लोग ट्रीटमेंट करके और सब कुछ ठीक ठाक से देख के मैपिंग स्कैनिंग करके करते हैं तो क्या होगा, लैंड कंजर्व होगा। क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन क्या है, अलग अलग क्रॉप्स को एक टाइम पे लगाना। मतलब जैसे अगर आप क्रॉप रोटेट कर रहे हैं, एक आलू लगा रहे हैं, ठीक है, अब उसको रोटेट करके दूसरे टाइम क्या हो रहा है कि अलग कुछ लगा रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा कि लैंड कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया कि लैंड कंजर्वेशन के क्या क्या स्टेप्स है। Afforestation, proper management of grazing and wastelands, control on unrestricted mining, proper treatment of industrial effluents and crop rotation, right? Now, अब हम देखेंगे soil as a resource. So, land as a resource हमने complete कर लिया। I hope आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। Land as a resource में अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो please feel free to ask in the comment box. ठीक है, तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट सॉइल एज अ रिसोर्स। नाउ सॉइल एज अ रिसोर्स क्यों होता है, सॉइल एज अ रिसोर्स क्यों, सेम लैंड में हम लोग सब कुछ काम कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल बताया लैंड क्यों रिसोर्स है हमारे लिए, सेम वे सॉइल भी हमारे लिए रिसोर्सेज है। वो भी क्यों रिसोर्सेज है, अगर हम लोग प्लांट्स वेजिटेबल्स लगाते हैं तो वो किधर लगाते हैं, सॉइल पे लगाते हैं। अगर हम लोग घर पर भी बना रहे हैं तो वो लैंड में तो है, लेकिन लैंड के ऊपर क्या है, सॉइल है। सो सॉइल एक्ट्स एज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। It is a medium of plant growth and support different types of living organisms on the earth. अब not only plants, living organisms, मतलब हम लोग भी लैंड के ऊपर है, तो अब लैंड के ऊपर क्या है, सॉइल, उसके ऊपर हम, तो ये क्या हो जाता है कि हमारे लिए रिसोर्स हो जा रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, आप अपने बुक में देख सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के अंडर में दिया है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एलुवियल सॉइल। नाउ व्हाट इज एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। अलग अलग टाइप्स होते हैं ना सॉइल के, तो एलुवियल सॉइल सबसे टॉप में रहता है क्वालिटी के हिसाब से, सारा कुछ जो है प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी, ये सब के अकॉर्डिंग क्या होता है, एलुवियल सॉइल टॉप में रहता है। नाउ These have been deposited by 3 important Himalayan river. 3 important Himalayan river से ये निकलता है, क्या है, इंदस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये तीनों रिवर से ये जो एलुवियल सॉइल है वो हमें मिलता है। इट इज डिपॉजिटेड बाय द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर। Found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi. कहाँ पे मिलते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। ठीक है, तो पहले तो हमने देखा कि वहां से कहाँ से डिपॉजिट होता है, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र से। नाउ अब कहाँ मिलते हैं, ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स में मोस्टली ये मिलते हैं। कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये क्यों इतना ज्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि इसमें सैंड भी है, सिल्ट भी है, क्ले भी है। ठीक है, क्ले उसे चिपचिपा बनाता है, सैंड उसे हल्का खुदरा बनाता है, एंड सिल्ट जो होता है, कंकर टाइप्स जो होते हैं वो भी आते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि सब कुछ मिला जुला है जो कि प्लांट्स को उगने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं।
इट इज ऑफ टू टाइप्स। नाउ इसका भी दो टाइप होता है, खदार एंड भंगार। जो खदार होते हैं वो बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल, जो पुराने हैं, एंड इट इज मोर फर्टाइल देन द भंगार सॉइल। ठीक है, ये जो है ये ओल्ड है एंड ये क्या है, ये न्यू है। ठीक है, तो ये ज्यादा क्या है, फर्टाइल है than bhangar soil. Now it has adequate proportion of potash, phosphoric acid, which are ideal for the growth of sugar cane, wheat, other cereal and pulse crops. तो इसमें क्या है, पोटाश है, फॉस्फोरिक है, ठीक है, फॉस्फोरिक है, एसिड एंड लाइम। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, पोटेशियम भी है, पोटाश भी है, फॉस्फोरिक भी है, लाइम भी है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर, ये सब किस प्लांट्स के ग्रो करने के लिए काम आते हैं, शुगर केन, पैडी, वीट एंड सीरियल पल्सेस। ये सब क्या है, दाल जो होते हैं, शुगर केन होते हैं, गन्ने होते हैं, ये लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको क्या माना गया है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्या सॉइल है, ब्लैक सॉइल। ठीक है, मोस्ट फर्टाइल इज द एलुवियल सॉइल एंड सेकेंड इज द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर। अब ब्लैक सॉइल क्यों कहा गया है, बिकॉज इट इज ब्लैक इन कलर। नॉर्मल जो सॉइल होते हैं वो या तो रेड होते हैं, या तो येलो होते हैं, ब्राउन होते हैं, ये सब होते हैं, लेकिन ब्लैक सॉइल क्या है, ब्लैक कलर के होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, ब्लैक सॉइल। एंड दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉटन। कॉटन जो होता है ना, कॉटन रुई का जो प्लांट होता है वो मोस्टली कहाँ होता है, ब्लैक सॉइल में होता है, इसीलिए जहां पे भी रुई उगाते हैं वहां पे सिर्फ ब्लैक सॉइल की जरूरत होती है। दे कवर द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ मिलता है, अब हम लोग देखेंगे। महाराष्ट्र में ये मिलते हैं, सौराष्ट्र में मिलते हैं, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, इन जगहों में ये सब ब्लैक सॉइल क्या होता है, मिलता है। एंड इट एक्सटेंड्स इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। अब गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज की कहाँ है, साउथ ईस्ट में मिलते हैं। दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम। ये सब क्या होता है, इसके वजह से ब्लैक सॉइल क्या है, इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कॉटन। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। नाउ पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स हेंस डेवलप क्रैक्स इन समर। क्योंकि इसमें फॉस्फोरस नहीं है तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये समर में जब गर्मी रहती है ना उसमें क्रैक्स बन जाते हैं। ठीक है, क्रैक्स बन जाते हैं तो क्या होता है कि इसमें ताकि क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टिकी होता है, वेट, जब भी मॉनसून आता है ये पूरा चिपक जाता है, एकदम स्टिकी बन जाता है। लेकिन जैसे ही गर्मी आते हैं क्या होता है, इसमें क्रैक्स हो जाता है, ताकि उसके अंदर क्रैक्स होके उसके अंदर मॉइस्चर या फिर हवा जाए, इसीलिए क्या होता है, सॉइल्स अपने आप में क्रैक्स बना लेते हैं। सो आज हमने क्या पढ़ा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लैंड एज अ रिसोर्सेस। आज हमने क्या देखा कि लैंड कैसे डिग्रेड हो जा रहा है, और उसी सेम स्ट्रेच में हमने क्या पढ़ा है कि लैंड को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, उसे डिग्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं। एंड देन हमने आज देखा कि सॉइल एज अ रिसोर्स, हमारे लिए सॉइल कैसे रिसोर्सेज है। ठीक है, अब क्या है कि हमने आज क्या देखा, एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल देखेंगे एंड सॉइल इरोजन देखेंगे और उसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इश्यू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, समझने में कोई भी दिक्कत होता है, please feel free to comment in the comment box. We will definitely help you. In fact, we are doing this फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज आप लोगों के बोर्ड्स आने वाले हैं एंड आप लोगों को जरूर चाहिए होगा इस पैंडेमिक सिचुएशन में, इसीलिए हमने ये आपके लिए स्पेशली किया है। सो फील फ्री टू साइन अप, feel free to ask your questions and doubts in the comment box. We are there to help you. Please like the video and subscribe to the channel for more videos. Thank you.